हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग फरवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट लीगल नॉलेज का टॉपिक कवर अप करेंगे। एंड अगर हम बात करें इस वीडियो की, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इशू, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हम पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में, हम लोग 5 इंपॉर्टेंट करंट लीगल नॉलेज के टॉपिक जो है, जो कि फरवरी मंथ में हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होगा, आर्टिकल 356, दैट्स समथिंग टॉक अबाउट स्टेट इमरजेंसी। उसका हम पूरा पढ़ेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। एंड बाकी जो रिमेनिंग इश्यूज है, ये दे आर समवॉट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। बाकी एक इशू तो सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश हुए 73 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो उसको लेकर समझाएगा, जहां पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो भी उन्होंने किया है इन 73 इयर्स में, इंपॉर्टेंट केसेस, सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टैब्लिश हुआ, सुप्रीम कोर्ट है क्या, उस चीज को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इशू एंड लेट्स सी कि फर्स्ट इशू क्या बोलता है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड इट्स अबाउट नो बार ऑन कॉन्टेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। अब अगर हम इस न्यूज की बात करें ना, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, अगर हम इस न्यूज की बात करें, सो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या कि हमने बहुत बार देखा है, इवन 2014 को याद करो। सो 2014 में अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो जब मोदी वेव चल रही थी, मतलब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी 2 कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़े हुए थे। एक खड़े हुए थे बनारस से, एक खड़े हुए थे आपके बड़ौदा से। अब एक पर्सन 2 कॉन्स्टिट्युएंसी पे खड़ा होता है। अब होता क्या है कि जब आप कॉन्स्टिट्युएंसी से जीत जाते हो, मान के चलो आप, जैसे राहुल गांधी भी खड़े हुए थे। अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, राहुल गांधी भी 2 कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़े हुए थे। एक वायनाड, जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एंड एक अमेठी, जहां से वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन अगर मान के चलो, जैसे मोदी जी हैं, जिन्होंने बड़ौदा और बनारस दोनों सीट जीती थी 2014 में, आफ्टर विनिंग बोथ दी सीट्स, होता क्या है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक एक सीट जो है वो लीव करनी पड़ती है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस सीट पर फिर से बाय इलेक्शन कराता है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई। कुछ नहीं था, सिंपल सी पिटिशन थी। और पिटिशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 33 क्लॉज 7, सॉरी सेक्शन 33 सब सेक्शन 7, जो अलाउ करता है कि एक पर्सन 2 सीट्स पर इलेक्शन लड़ सकता है, कंटेस्ट कर सकता है, उस पर बार लगा देना चाहिए, उस पर नहीं लगा देना चाहिए। उस पर बोल देना चाहिए कि एक पर्सन सिर्फ एक ही सीट पे इलेक्शन लड़ सकता है, एक पर्सन 2 सीट्स पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब हम समझेंगे उसका रीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी और ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो मैंने ये समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस पिटीशन को हियर नहीं करने वाले। तो सिंपल सी बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू सेट असाइड अ प्रोविजन in the election law that allows candidate to contest polls from the 2 constituencies simultaneously। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि हम इस प्रोविजन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो अलाउ करता है एक पर्सन 2 कॉन्स्टिट्युएंसी पर कंटेस्ट कर सकता है। फिर आगे खुद बोला गया, प्रीवियसली अ पिटिशन हैड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला क्यों, क्योंकि पिटिशन फाइल हुई थी एंड पिटिशन में लिखा हुआ था कि जो सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो इनवैलिड है और अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, ये चीज यहां बोली गई। अब हमारे दिमाग में ऑब्वियसली एक एक इशू उठ रहा होगा, दैट इज व्हाट सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अगर हम सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 की बात करते हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वो क्लियरली बोलता है कि अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हो एक इलेक्शन में, तो आप कंटेस्ट कर सकते हो किसी भी सीट पर। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, क्वालिफिकेशंस मैच कर रहे हो, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर आप वो मैच कर रहे हो, वो फुलफिल कर रहे हो, आप कहीं भी किसी भी सीट से लड़ सकते हो। अगर आपका मन है कि 2 सीट से इलेक्शन लड़ना है, तो 1 पर्सन कैन कॉन्टेस्ट फ्रॉम दी 2 सीट्स ऑल्सो। तो यही चीज कौन सा क्या कहां लिखा गया है, सेक्शन 33 सब सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लिखा है। सेक्शन 33 subsection 7 of RPA stated that कि one candidate can contest from maximum of 2 constituencies, and फिर लिखा गया कि more than 2 constituencies were allowed until 1996 when RPA was amended
सेट अ कैप एट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो अगर हम बात करें इनिशियली, अगर हम बात करते हैं, सो इनिशियली व्हाट इनिशियली की अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि आप दो या दो से ज्यादा सीट पर भी लड़ सकते थे। सो बिफोर 1996 अगर हम बात करते हैं ना, सो बिफोर 1996 हुआ क्या, पहले क्या था, ये सेक्शन क्या बोलता था कि अगर कोई एक पर्सन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी पर फाइट करना चाहता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, दो, तीन, फोर कॉन्स्टिट्यूएंसी फाइट करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन 1996 में अमेंडमेंट आया, एंड बाय द अमेंडमेंट बोल दिया गया कि एक पर्सन सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ही इलेक्शन जो है फाइट कर सकता है, मैक्सिमम टू, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज यहां पर क्लियरली कर दी गई थी 1996 में। अब क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को रिजेक्ट क्यों कर दिया, व्हाट द रीजन बिहाइंड, व्हाट द रीजनिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने दी कि हम इस पिटिशन को हेयर नहीं कर सकते। तो यहां पर सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि जब हम बात करते हैं किसी प्रोविजन को डिलीट करने की, जब उन्होंने बोला कि एक पर्सन जो है दो सीट्स पे कंटेस्ट कर रहा है, उसको हमें डिलीट करना है, तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो मैटर है ना, ये मैटर किस चीज का है, इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी मैटर, मतलब ये पॉलिसी मेकिंग का मैटर है, इसे प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा, एंड लॉ जो कि डिफाइन करेगा कि एक पर्सन सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शन लड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जुडिशरी का काम नहीं है, अगर आपको अप्रोच करना है तो राइट पर्सन जो है, राइट एंटिटी जो है वो पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट के पास जाओ, पार्लियामेंट से बोलो कि आपने सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 में जो अलाउ कर रखा है कि एक पर्सन मैक्सिमम 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है, कंटेस्ट कर सकता है, उसको आप हटा दो। वो पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि भाई अगर कोई लॉ है, किसी के राइट को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन अगर उस चीज पे कोई लॉ बना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बिलीव्स इन सेपरेशन ऑफ पावर, एंड सेपरेशन ऑफ पावर सिंपली सेज कि भाई ये जो काम है ये लेजिस्लेटिव का है, और लेजिस्लेटिव के काम में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इज अ पॉलिसी मैटर, पॉलिसी मेकिंग मैटर है, एंड एन इशू कंसर्निंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट इज फॉर द पार्लियामेंट to take a call, thus maintaining the separation of power doctrine। उन्होंने खुद बोला कि भाई हम ना सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करके बैठे हुए हैं, एंड इसीलिए हम लोग इस चीज को हम एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द इश्यूज, है ना, इशू क्या है कि आप दो सीट्स पे कंटेस्ट क्यों नहीं कर सकते, इशू समझते हैं। तो अगर हम पहला इशू की बात करें तो बहुत व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर हम पहले इशू की बात करें, पहला इशू सिंपल सा है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक और सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 70। सेक्शन 70 सिंपल सी बात बोलता है, सेक्शन 70 सिंपल सी लाइन बोलता है कि वन पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर of both Lok Sabha and State Assembly। तो जब आप, क्योंकि सेक्शन 70 सिंपल सी बात बोलता है कि अगर सेक्शन 70 बोलता है कि वन पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर, एक इंसान लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता। तो जब सेक्शन 70 बोल रहा है तो सेक्शन 70 ऑलरेडी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, किससे, सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 से। जब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक ही लॉ का दो सेक्शंस, तो उसको हमें रिमूव करने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट उन्होंने खुद बताया, ठीक है, पहला इशू तो यही है, द फर्स्ट इशू है सिंपल कि भाई खुद सेक्शन 70 जो है वो बार करता है कैंडिडेट को कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक लोकसभा और दो स्टेट असेंबली। तो अगर आप दो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दो स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको खुद सीट छोड़नी पड़ेगी, तो फिर आप कंटेस्ट क्यों करने दे रहे हो? या तो आप मुझे दोनों जगह का एमपी बना के रखो 5 साल तक, तो ठीक है, लेकिन आप खुद बोल रहे हो, सेक्शन 70 खुद बोल रहा है कि आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक साथ मेंबर नहीं हो सकते। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि यार कि सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 जो है वो वैलिड है? तो इस चीज को हमें डिलीट करने की जरूरत है। तो पहला इशू ये रहा। दूसरा इशू ये रहा कि जब आपने सेक्शन 70 में क्लियरली बोल दिया कि आपको सीट छोड़नी पड़ेगी,
तो आप खुद सोचो, आप बाई इलेक्शन कराओगे, सेकंड इशू क्या है, आप बाई इलेक्शन कराओगे, उस सीट, जो सीट छोड़ी है, जैसे मोदी जी ने बनारस की सीट छोड़ी नहीं थी, बड़ौदा की सीट छोड़ दी, इवन बड़ौदा भी जीत गए लेकिन सीट छोड़नी पड़ी उन्हें। सेक्शन 70 बोलता है कि आप एक साथ दो कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर नहीं हो सकते, चाहे लोकसभा की हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो। सीट छोड़ी बड़ौदा, बड़ौदा पे क्या हुआ होगा, बाई इलेक्शंस, तो बाई इलेक्शंस होते हैं जो सीट छूट गई। अब बाई इलेक्शंस पे इलेक्शन कंडक्ट होती है कि नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और इलेक्शन कंडक्ट कराने में पैसा लगता है, तो वो पैसा आ कहां से रहा, टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर कौन है, हु आर द टैक्स पेयर्स, हम और आप। जब हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है एक ही जगह से दो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, तो फिर आप बाहर कर दो ना, फिर आप लिमिट लगा दो कि एक पर्सन एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज टू मेजर इश्यूज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्ली को रिजेक्ट कर दिया। इसी बेस पे सिंपल सी बात, उन्होंने प्ली को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड अगर हम बात करें ना, तो इवन लास्ट ईयर मतलब 2022, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने खुद रिकमेंड किया था टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सिंपल सी बात उन्होंने बोली थी इस मिनिस्ट्री को कि भैया आपको ना वन पर्सन वन वोट वन कैंडिडेट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, वन पर्सन वन वोट वन कैंडिडेट पे हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो वन कैंडिडेट एंड इवन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप ऐसा लिख सकते हो, वन पर्सन वन वोट वन कैंडिडेट एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इस पे फोकस करना चाहिए। ये चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बोल दिया था टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये क्लियरली बोल चुके थे। ठीक है, देन आगे खुद बोला गया कि भाई अगर हम खुद देखें, आप इलेक्शन जैसे कि मान के चलो बड़ौदा से इलेक्शन के लिए कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, बीजेपी से खड़ा होगा, कांग्रेस से खड़ा होगा, तो अब कांग्रेस से एक और कैंडिडेट खड़ा होगा, अब वो कैंडिडेट पैसा खर्च करेगा नहीं करेगा, अब दो बार कांग्रेस ने पैसा खर्च कर दिया, तो कैंडिडेट के ऊपर और ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है पैसा खर्च करने का। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन सुप्रीम कोर्ट ने अभी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो आपका वन पर्सन दो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैक्सिमम टू कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन लड़ सकता है, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, बाहर लगा देना चाहिए, और सेक्शन 33 सब सेक्शन 7 को में अमेंडमेंट लाकर इस चीज को चेंज करना चाहिए। ये फर्स्ट इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स नॉट आवर डोमेन, इट्स अ पावर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, नॉट जुडिशियरी। गॉट इट? मूविंग फर्दर towards the next issue, and that is about Supreme Court income tax order on Sikkim and the protest in the it has triggered. अब हुआ क्या, समझो न्यूज में क्या है। अब देखो, अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो हुआ क्या, अभी रिसेंटली एक रिव्यू पिटिशन फाइल हुई, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में किस बेस पे फाइल हुई, और बोला था कि आपको ना सिक्किमीज नेपालीज को लेकर रेटिफिकेशन करना चाहिए, है ना, रेटिफिकेशन करना चाहिए। इशू क्या है, इशू ये है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है सिक्किम के अंदर, उन्होंने अपोजिशन किया है किस चीज का, कोर्ट फाइंडिंग का। क्या कि जो नेपाली, जो सिक्किम नेपालीज हैं, जो सिक्किम स्टेट में जो नेपालीज आए हैं, नेपालीज वो क्या है, इमिग्रेंट्स हैं। क्या है, इमिग्रेंट्स हैं। while granting income tax exemption under section 10 subsection 26 AAA of the IT Act 1961 of long term settled regardless of ethnicity। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो पॉइंट्स बोले। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि सिक्किम के अंदर जितने भी सिक्किम नेपालीज हैं वो इमिग्रेंट है, ये चीज बोली, इमिग्रेंट है मतलब बोला कि बाहर से आए हुए हैं, इमिग्रेंट्स है। और दूसरा ये बोला कि सिक्किम नेपालीज को आप क्या दे दो, एग्जेम्पशन दे दो, टैक्स एग्जेम्पशन दे दो सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 AAA ऑफ द IT एक्ट 1961 के अंदर। ठीक है, ये इशू हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और जिसके चलते सिक्किम में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। लेकिन अगर हमें ये इशू समझना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 AAA ऑफ द IT एक्ट 1961 बोलता क्या है। तो अगर हम इस सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं, तो ये सेक्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि कुछ टैक्स पेयर्स जो हैं, जो हम टैक्स देते हैं, उनको एग्जेम्पशन दे देना। एग्जेम्पशन क्यों दे देना, कि उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है, टैक्स पेयर्स का जो बर्डन है टैक्स पे करने का, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सेक्शन क्या, टू रिड्यूस द टैक्स पेयर्स बर्डन
बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, एग्जेम्पशन। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, या आपने कोई हाउस लोन ले रखा है, हाउस लोन की आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है ना। जैसे कि मान के चलो कोई पर्सन है, आपके फादर है, आपके फादर ने हाउस लोन ले रखा होगा हाउस बनाने के लिए, बैंक से लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का। अब वो इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे, तो जो उनकी इनकम होगी ना, वो इंस्टॉलमेंट उससे कट जाएगी, और जो बचेगा अमाउंट उस पर टैक्स लगेगा। तो एग्जेम्पशन मिला उनको, क्योंकि उन्होंने होम लोन लिया था। या मान के चलो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन होता है। अगर आप एनुअली 1.5 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, या 1.5 लाख से ज्यादा भी लगा रहे हो, तो 1.5 लाख तक का क्या रहता है आपके पास, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन रहता है, आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा उतने अमाउंट के ऊपर। ये चीज बता दी गई। तो वही सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए ऑफ द आईटी एक्ट भी, आईटी एक्ट का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स पेयर्स जो है उनका जो बर्डन है वो थोड़ा सा हम रिलीज कर दे, रिड्यूस कर दे। कैसे? हम उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं कुछ पार्ट से, कुछ पार्ट से। क्या है? अब बोलता है दिस सेक्शन डिस्क्राइब द इनकम दैट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग द टेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल एग्जेम्प्टेड इनकम। तो सिंपल सी बात है कि होता क्या है, सिंपल सा इसमें जो चीज बताएगी, सेक्शन डिस्क्राइब करता है कि जिस इनकम पर टैक्स नहीं लगना है उस इनकम को एक्सक्लूड कर देता है, जो टोटल अमाउंट से जिस पे टैक्स लगना होता है उसको उससे एक्सक्लूड कर देता है। मान के चलो जैसे किसी पर्सन की इनकम है 5 लाख 15 लाख रुपीज, ठीक है। अब 15 लाख में से मान के चलो मैंने क्या किया, 60,000 रुपीज जो है वो मैंने हटा दिए, ठीक है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 ट्रिपल ए क्या बोलता है कि इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा, 14,40,000, तो इस पे टैक्स लगेगा। तो यही लिखा हुआ है कि सेक्शन डिस्क्राइब करता है कि जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम टोटल इनकम से एक्सक्लूड कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा उस पे टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। देन फिर आगे खुद बोला गया, ये इंसर्ट कब हुआ, इट वाज इंसर्टेड इनटू द आईटी एक्ट 1961, इंसर्ट हुआ है आईटी एक्ट 1961 में, लेकिन बाय द फाइनेंस एक्ट 2008 के द्वारा। तो 2008 में ये आया था, 2008 में फाइनेंस एक्ट आया था, उस एक्ट में इस सेक्शन की बात की गई थी, है ना। और इसको फाइनली इंसर्ट कर दिया इन दी 61 के एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। कब से? 1990 से, 1 अप्रैल 1990 से। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का सिंपल सी बात यह है फ्रॉम द प्रीवियस डेट। मान के चलो आज मैंने कोई लॉ बनाया, तो वो लॉ कब से इंप्लीमेंट होगा? आज से, या फिर आने वाले कल से, है ना। पिछली डेट से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है कि लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता। सो लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में अप्लाई हो सकता है अगर वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब्स हो गई, इनकम टैक्स स्लैब्स को एक्सीड कर दिया, मान के चलो इनकम टैक्स स्लैब को एक्सीड कर दिया, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव प्रीवियस डेट से भी अप्लाई हो सकता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियस डेट से, तो ये बेनिफिशियल है, एग्जेंशन दे रहा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से भी अप्लाई हो सकता है। मतलब अगर आज मैंने लॉ बनाया तो पिछली डेट से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ सिविल लॉज में है। सिविल लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है, क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकते। तो यही चीज लिखा गया कि आया था ये क्लॉज, ये सेक्शन कब? 2008 में बाय द फाइनेंस एक्ट, लेकिन कब से अप्लाई करवाया इसको? 1990, 1 अप्रैल 1990 से। गॉट इट। अब अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन एक यही अराइज हो रहा है कि इसको चैलेंज क्यों किया गया, है ना। चैलेंज क्यों किया गया? तो खुद बोलता है कि ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 ट्रिपल ए बोलता ये था कि हम एक्सक्लूड करेंगे, ये सेक्शन एग्जेम्पशन देता है, लेकिन उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा जो सिक्किमीज विमेन जो है, सिक्किमीज विमेन जो है, जो शादी कर लेती हैं, जो मैरिज कर लेती हैं, जो मैरिज कर लेती हैं किसके साथ? नॉन सिक्किमीज पर्सन के साथ। अगर मान के चलो कि सिक्किम की कोई सिक्किमीज विमेन है, अगर वो शादी कर रही है किसी नॉन सिक्किम पर्सन से, जो कि नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश का है, दिल्ली का है, तो उसको फिर एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। गलत है ना। तो इसीलिए इसको चैलेंज किया गया। तो एक एक पॉइंट ये था चैलेंज करने का। दूसरा इसमें ये बताया गया कि अगर हम बात करें, सो
एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ द ओल्ड सेटलर ऑफ सिक्किम, उसने भी इस डेफिनेशन को चैलेंज किया था, सिक्किमीज की डेफिनेशन को चैलेंज किया था। क्योंकि देखो हुआ क्या, सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम जो है इंक्लूड हुआ है 1975 में, इंडिया के अंदर इंक्लूड कब हुआ, 1975 अप्रैल का मंथ था, 26 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सिक्किम को इंक्लूड किया गया था, इंडिया का पार्ट बना था बाय द आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिक्किम की डेफिनेशन दी गई है कि सिक्किमीज होते कौन है। तो अगर हम सिक्किमीज की डेफिनेशन पे अगर हम जंप करते हैं, तो सिक्किमीज है कौन, ऐसे इंडिविजुअल जिनका नाम मेंशन हो एक रजिस्टर के अंदर, एंड वो रजिस्टर कौन सा है, सिक्किमीज सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961। तो सिंपल सा बोला गया कि सिक्किमीज, सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 के अंदर जिन जिन का भी नाम मेंशन है, नेम्स मेंशन है, वो लोग कौन है, सिक्किमीज है, बाकी लोग नहीं है। तो ऐसे ही नेपाली सिक्किमीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ, दे आर नॉट सिक्किमीज। उनको जरूर एग्जेम्पशन दे दो, उनको दे दो सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए का बेनिफिट, लेकिन वो सिक्किमीज नहीं है। इसी बात पे प्रोटेस्ट किया गया। क्यों भाई, क्योंकि लोगों का यही कहना है भाई सिक्किम नेपाली जो है उन्होंने देश के लिए कितना किया, इन कितने सारे इंडियन आर्मीज में गए, गोरखाज है, उन्होंने कितने भारत की लड़ाई लड़ी है, वॉर लड़ी है, इवन दो आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। इसी बात पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने खुद बोला है कि 1961 वाला जो पॉइंट है, इसको हमें क्या करना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन यही उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए जो है वो सारे इंडियन सिटीजन पर एक्सटेंड होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो डोमिसाइल्ड है सिक्किम के ऑन एंड बिफोर 1975 के पहले। ठीक है, फिर खुद बताया गया कि उन्होंने ये प्रोविजन जो है एक्सक्लूजन वाला कि आप एक्सक्लूड करोगे सिक्किमीज वुमेन को, तो वो स्टक डाउन कर दिया। रीजन क्यों, क्योंकि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं। रीजन क्या था, क्योंकि विमेन जो है कोई कमोडिटी थोड़ी ना होती है, कोई कमोडिटी या कोई आइटम थोड़ी ना है कोई विमेन, कि अगर उसने अगर कोई चीज है उसकी सलीगी तो हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे। यार विमेन भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो सिक्किमीज है, अगर वो नॉन सिक्किमीज शादी करी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दोगे। तो सिंपल सी बात बोली है कि विमेन कोई कमोडिटी तो है नहीं, उसकी भी खुद की आइडेंटिटी है, एंड उसकी आइडेंटिटी आप मैरिज से छीन नहीं सकते। और ये चीज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था किस केस में, शेखर वर्सेस गीता एंड अनदर्स 2009 केस में। तो शेखर वर्सेस गीता एंड अनदर्स 2009 केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा पॉइंट बोला था कि विमेन इज नॉट अ कमोडिटी, एंड विमेन की आइडेंटिटी जो है वो आप छीन नहीं सकते, किससे, मैरिज से। ये चीज यहां पर क्लियरली बोल दी गई थी। नेक्स्ट इशू की तरफ चले। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इशू है ना, एंड दैट इज अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी उसने सेलिब्रेट किया है अपना 73rd एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया था ऑन 28th ऑफ जैन 1950, 2 days आफ्टर दी, जब हमारा इंडिया पूरी तरीके से हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुली इन्फोर्स हो गया था। उसके बाद तो 26 जैन इज आर रिपब्लिक डे, 2 दिन बाद 1950 हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका स्टैब्लिशमेंट डेट है, यहाँ पर दिया गया। तो वाई न्यूज तो ये बताया गया कि अभी जो हमारे कोर्ट ने फर्स्ट एवर सेलिब्रेशन किया है ऑफ इट्स एनिवर्सरी, और चीफ गेस्ट कौन था, सिंगापुर के चीफ जस्टिस कौन, सुंदरेश मेनन। ठीक है, तो सुंदरेश मेनन जो कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट रहे इस बार के 73rd एनिवर्सरी में। एंड सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कब, 28th ऑफ जैन 1950, जस्ट 2 days आफ्टर दी कॉन्स्टिट्यूशन। 2 दिन बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरी तरीके से इन्फोर्स्ड हुआ, इंप्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर पूरे तरीके से, 2 दिन बाद ही हमारा क्या, सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हो गया। गॉट इट। तो इसीलिए अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है क्या, इज अ हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर नेशन, है ना, सबसे बड़ा जुडिशियल बॉडी हमारे नेशन के अंदर। एंड स्टैब्लिश कब हुआ था, 1950। ये डेट लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28th ऑफ जैन 1950। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1950, है ना, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली, किससे, ब्रिटिश रूल से। एंड इट इवॉल्व्ड फ्रॉम द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया which was established in 1937. So initially it was Federal Court of India
इनिशियली इट वाज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1937 में, बाकी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर अभी भी हम एक चीज डिस्कस करें तो हम यही अराइज होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दे दिए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अब इन जजमेंट्स को मैंने क्यों लिखा गया, किस बेस पे लिखा गया, तो ये जजमेंट उस बेस पे लिखे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इन जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिफर किया है। जैसे कि केस है 1978 का मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कम से कम 215 टाइम्स रिफर किया गया, साइट किया गया बहुत सारे जजमेंट्स में। जैसे कि अभी लास्ट हमने जजमेंट पढ़ा था ना सिक्किम वाला, तो उसमें था ना आपका शेखर वर्सेस गीता 2009, तो उसको साइट किया ना सिक्किम वाले केस में। तो वैसे ही सबसे ज्यादा बार किसी जजमेंट को साइट किया गया है तो वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कि रिलेटेड है किससे, राइट टू पर्सनल लिबर्टी से। नेक्स्ट वन 1990 में केस हुआ था, दैट इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, 165 टाइम्स इसको साइट किया गया। एंड क्या था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, इट रूल्ड ऑन द स्टेट इंटरफेरेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो ये बताता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में स्टेट सॉरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट कितना इंटरफेयर कर सकता है। थर्ड केस है 1973 का, दैट इज केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सब जानते हैं 155 टाइम्स सबसे बार साइट किया गया, थर्ड मोस्ट साइटेड केस। मोस्ट साइटेड केस कौन सा है, मेनका गांधी, याद रखना क्वेश्चन बनेगा। एंड इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। देन 1950 में एक और केस था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 142 टाइम्स को साइट किया गया। एंड इसको सिंपल सी बात क्या बोलेगी थी कि फंडामेंटल राइट शुड बी कंसीडर्ड इन आइसोलेशन, तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर थी। एंड लास्ट केस 1984 शरद बिरदी शरद वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 142 टाइम्स अगेन। एंड इसने यहां पर क्या स्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रेटिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के प्रिंसिपल को इंटरप्रेट किया था इस केस में। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस। बाकी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल जजेस थे वो कितने थे, 7+1। इनिशियली स्टैब्लिश हुआ था 1950 में, ठीक है। अब कितने हैं, 33+1। अगर हम एट प्रेजेंट लिखें तो एट प्रेजेंट 33+1, ये लिख लो, ये लिख लीजिए एक जगह। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं इस चीज की, सो वही बात, सुप्रीम कोर्ट जो है मैक्सिमम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जजेस की बेंच बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी जजेस की बेंच किसमें बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तो ये थोड़ा सा लिख देना। बाकी सुप्रीम कोर्ट की सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो क्या है ये, इट्स दी फाइनल अपीलेंट कोर्ट है ना, मतलब फाइनल अपीलेंट कोर्ट का मतलब इसके आगे कोई कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट है, बट सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट है नहीं, तो इट्स अ फाइनल अपीलेंट कोर्ट। वहीं अगर हम बात करें, इट्स अ डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशियल रिव्यू ये कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार डिफेंड करता है, बहुत सारे केसेस जैसे कि मेनका गांधी, केशवन भारती, ए के गोपालन, सो दीज आर द केसेस जहां पर दिखाया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है एंड इज ऑल्सो डिफेंडर ऑफ द राइट्स। तो 4 पॉइंट्स लिख लेना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इट्स द डिफेंडर ऑफ द राइट्स, आपका डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वन इज इट्स ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है। एंड द फोर्थ वन इट्स दी आपका फाइनल अपीलेंट कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो फाइनल अपीलेंट कोर्ट, डिफेंडर ऑफ राइट्स, डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर इज अनदर वन, यू गॉट द थर्ड, अरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है। मूविंग फर्दर, यस, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट्स अबाउट आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 356 बोलता क्या, अपन ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो 3 आर्टिकल्स हैं, ये 3 आर्टिकल्स थोड़े से लिख लेना। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 लिखा हुआ है, आर्टिकल 360। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, या आप ऐसे लिख लो स्टेट इमरजेंसी। जब किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है, ये पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगाने का है, ये किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाने का है। एंड लास्ट में जो है आर्टिकल 360 दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ओके, अब क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि आर्टिकल 356 क्यों लाइमलाइट में आया, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा और इन डेप्थ समझेंगे आर्टिकल 356 को, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं वाई न्यूज से हुआ क्या। कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मेंशन किया और खुद बोला कि आर्टिकल 356 का जो है बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। खुद बोला, गवर्नमेंट में रहते हुए उन्होंने ये चीज बोली कि आर्टिकल 356 का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, बहुत मिसयूज होता है। कहाँ बोला? पार्लियामेंट में। एंड खुद बोला गया कि आर्टिकल 356 जो है वो क्या है, नोन एज प्रेसिडेंशियल रूल। कहाँ मेंशन किया गया? आर्टिकल 356 अलाउ द प्रेसिडेंट टू अज्यूम एनी और ऑल फंक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 356, इसी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ रही है आर्टिकल 356 को लेकर। अब हम थोड़ा सा जब आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो थोड़ा समझ लो अबाउट आर्टिकल 356 के बारे में। देखो, आर्टिकल 356 की बात करें तो आर्टिकल 356 आया कहाँ से? कहीं ना कहीं तो हम कहीं ना कहीं से हमने लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, सबको पता है। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया, हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया, तो ये सोर्सेज है। तो वैसे ये आर्टिकल 356 कहाँ से आया? ठीक है, हम बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से आइडिया आया होगा। तो आर्टिकल 356 का जो आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी वन ऑफ द सोर्स है। उसका सेक्शन था सेक्शन 93, वो बात करता था स्टेट इमरजेंसी की। ठीक है, लिखा गया है, वो बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, यहीं से लिया गया है। एंड आर्टिकल 356 ऑल्सो नोन स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब इट डील्स विद कब? जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। मतलब अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो अगर फेलियर दिखा दे। अब वो फेलियर कैसे हो सकता है स्टेट में? मान के चलो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राइट्स देता है आपको। अगर आपके राइट्स सेफ गार्ड नहीं हो रहे, ब्रीच होते रह रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है। तो तब स्टेट में क्या लगा दी जाती है? इमरजेंसी। एंड अलाउ द प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, टू अज्यूम एनी एंड ऑल फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो जैसे ही अगर आर्टिकल 356 लगा, आर्टिकल 356 ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्रेसिडेंट रूल। इट मींस प्रेसिडेंट कुछ भी काम कर सकता है स्टेट के अंदर। फिर आगे खुद बोला गया कि इनिशियली ये 6 मंथ्स के लिए इंपोज होता है और 6 मंथ्स बाद रिन्यू भी हो सकता है। तो रिन्यू मतलब कब तक? कब तक अगर रिन्यू भी हो गया तो मैक्सिमम कितने टाइम तक लग सकता है? 3 इयर्स तक। मतलब इसको अपन 5 टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन लेकिन खुद बोला गया कि आफ्टर, लिखा है ना, आफ्टर 6 मंथ प्रेसिडेंट अप्रूवल इज नीडेड टू रीइंपोज द प्रेसिडेंट रूल। पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत है। अगर पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं मिली तो फिर से आप 6 मंथ्स के बाद इमरजेंसी नहीं लगा सकते। खुद बोला गया कि 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, दैट इज 44th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि भाई प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी जो है वो 1 साल तक नहीं निकल सकती। इट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 1 ईयर्स। मतलब आप एक बार एक्सटेंड कर सकते हो, एक बार 6 महीने हो गया, फिर एक बार एक्सटेंड कर लो तो 1 साल तक लग सकती है। लेकिन कुछ कुछ केस में 3 साल तक भी जा सकती है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, पूरे नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो स्टेट में इमरजेंसी लग जाएगी। और कब? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर दे कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराना, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दे कि भाई वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराना ही बहुत डिफिकल्ट है, तब जाकर वो इमरजेंसी जो है एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल 356। बाकी हाँ, आर्टिकल 356 के बहुत सारे आपके मिसयूज भी, इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या है? तो पहला इशू यही है कि यार अगर हम बात करें, इसका बहुत ज्यादा ओवर यूज होता है, जो कि खुद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है ना। अगर ओवर यूज हो रहा है उसके साथ साथ क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। किसी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी, अगर मिसयूज हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक रीजन ये भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, ओवर यूज हो गया। एंड दूसरा जो है कि गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। हमारी जो गवर्नेंस है किसकी है? पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट की है ना। पार्लियामेंट सिस्टम फॉलो करते हैं हम, लेकिन अब उस पर क्या चला जाएगा? नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यही बताया गया कि आर्टिकल 356 का क्या नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। गॉट इट? चलो, लास्ट वन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज अबाउट उत्तराखंड न्यू एंटी चीटिंग लॉ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। और अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि वाइन न्यूज, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। समझते हैं वाइन न्यूज। देखो, अगर हम बात करें तो रिसेंटली उत्तराखंड एक लॉ लेके आई, सिंपल सा लॉ लेके आई। लॉ का नाम क्या है? उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर कंट्रोल प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023। सिंपल सा है ये, विच वॉज
provision of fines up to 10 crore and life imprisonment for the guilty has been given nod by the governor. It means ये लॉ जो है, ये लॉ बोलता है, ये लॉ बोलता है, लॉ क्या बोला कि अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ाया गया या चीटिंग करता हुआ पकड़ाया गया या चीटिंग करवा रहा है तो उस पर फाइन लग जाएगा कितने तक का, 10 करोड़ रुपए तक का, और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी जाएगी अगर आप गिल्टी होते हो चीटिंग के। और ये गवर्नर की तरफ से इसको नॉड भी मिल गई, ऑर्डिनेंस है, इसको नॉड भी मिल गई, परमिशन भी मिल गई, असेंट दे दी गवर्नर ने। एंड आगे लास्ट में खुद लिखा है कि देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस एगिटेशन अगेंस्ट द मल्टीपल पेपर लीक इन उत्तराखंड सिंस 2016। सो उत्तराखंड में ना 2016 से बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, एंड जिसके चलते 2016 से ना बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट को गुस्सा आया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है हम एक लॉ लेके आ रहे हैं, तो लॉ लेके आ गए। ठीक है, तो हमें अब यही पढ़ना है, हमें बस यही देखना है कि ये लॉ बेसिकली बोलता क्या है ना, व्हाट आर दी प्रोविजन ऑफ दिस एंटी चीटिंग लॉ। देखते हैं, सॉरी, चलो लेट मी टेल यू द इश्यूज के इश्यूज क्या है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन ऑफ दी दिस उत्तराखंड एंटी चीटिंग लॉ। तो देखो सबसे पहली बात, ये एप्लीकेबल किस पे होगा, देखो तो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ये एप्लीकेबिलिटी देखिए हम सबसे पहले तो एप्लीकेबल की अगर हम बात करते हैं तो किस किस पे होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप जो भी जॉब्स करा रहे हो, जॉब्स के एग्जाम्स, जॉब्स के साथ साथ कोई भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, एंड स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी है। अब ऑटोनॉमस बॉडी की जैसे आरबीआई का एग्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, तो अगर कोई ऐसी बॉडी है स्टेट लेवल पर तो उसका कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो उस स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उस पर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है ना, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है रन बाय द गवर्नमेंट, है ना, उन सब पर ये लॉ जो है एप्लीकेबल होने वाला है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट आप पे 10 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिंपल सा बोला गया कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और आपने अगर वो एग्जाम दिया और एग्जाम में आप चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए या आप चीटिंग कर रहे हो या चीटिंग करवा रहे हो, तो आपको 5 लाख रुपीस का फाइन देना पड़ेगा, प्लस प्लस 5 लाख रुपीस का तो फाइन दोगे, उसके बाद आपको 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट भी होगी। क्या होगी, 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट भी होने वाली है। तो 5 लाख रुपीस तो आपको देने हैं और 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट होगी। लेकिन अगर कोई फाइन देने में फेल हो जाता है, मान के चलो फाइन नहीं दिया, 3 साल गुजार लिए फाइन नहीं दिया, तो आपको इन 5 लाख के बदले आपको 9 मंथ्स और जेल में गुजारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फाइन नहीं देते हो तो 9 मंथ्स और आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो भाई 10 करोड़ का फाइन किसके ऊपर है और 10 साल की सजा किसके ऊपर है? तो अगर हम 10 करोड़ और 10 साल की बात करते हैं तो वो उनके ऊपर है जो कि प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं और प्रिंटिंग करते हुए पकड़े गए और पेपर लीक कर रहे हैं। तो जो लीक कर रहा है, देखो ये चीटिंग का है, लेकिन अगर जो लीक कर रहा है उस पे है कि भैया 10 करोड़ रुपए का फाइन प्लस 10 साल की सजा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बोले तो उत्तराखंड अकेला ऐसा स्टेट नहीं है जो एंटी चीटिंग लॉ लेके आया था। यूपी में भी एंटी चीटिंग लॉ आ चुका है, कब, 1992 में। कौन सी गवर्नमेंट लेके आई थी? कल्याण सिंह गवर्नमेंट लेके आई थी। ठीक है, सो इन द लेट 80s एंड द अर्ली 90s पब्लिक एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश में, वहां पर बहुत सारा देखने को दिखा चीटिंग का, ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट का, टीचर्स का, स्टूडेंट का, इवन लोकल गैंगस्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इसलिए कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आए, एंटी चीटिंग लॉ। इसका एम था कि जो प्रैक्टिस ऑफ मास कॉपिंग है, जो कि बिहार में बहुत देखने को मिलता है, बहुत सारे मीम्स भी आते हैं, ठीक है, इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, एंड कंटेन्ड प्रोविजन दैट एनी स्टूडेंट फाउंड कॉपिंग वुड बी हैंडकफ्ड एंड सेंट टू जेल। उसको हैंडकफ लगाया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अब बात करें तो भाई इशू विद द एकेडमिक चीटिंग और कॉपिंग क्या है, इशू क्या होते हैं? पहला तो भाई मेरिट जो होती है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर आप चीटिंग करते हो, जो सही में डिजर्व करते हो उनको सीट्स नहीं मिलती। दूसरा, अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप चीटिंग कर रहे हो अनफेयर एडवांटेज है, आर्टिकल 14 का ब्रीच है। तीसरा, डिस्करेज हार्ड वर्क, किसी कोई मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बस एक पर्सन चीटिंग कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। लैक ऑफ पर्सनल ग्रोथ भी आपकी रुक जाती है अगर आप चीटिंग करते रहोगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी रुक रही है ना। एंड दिस में लीड टू दी ड्रॉप आउट। आपका एडमिशन तो हो गया कॉलेज में चीटिंग के थ्रू, लेकिन आप कॉलेज में उस स्टडी का जो प्रेशर है वो बेयर ही नहीं कर पा रहे,
क्योंकि आपने प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं करी थी। तो इसलिए जो ये दीज आर द इशू विद दी आपका चीटिंग, है ना। अब अगर हम बात करें तो बेनिफिट क्या है लॉस के, तो ऑब्वियसली बात है, पहला क्रेडिबिलिटी मिलेगी, क्रेडिबिलिटी टू द एग्जामिनेशन, बेनिफिट्स ये क्रेडिबिलिटी टू एग्जामिनेशन ये होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, कुछ सोचो, चीटिंग को हम डिस्करेज कर रहे हैं, ये तो है ही, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग अकेडमिक्स की क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग academics quality, and last में the third one, that is about it encourages the ethical behavior, encourages the ethical behavior, जो ethical behavior होता है वो हम encourage कर रहे हैं। Got it? So I hope हमने 5 टॉपिक कवर किए, जिसमें से हमने एक सिक्किम वाला इशू देखा, इनकम टैक्स रिलेटेड था। एक हमने वन पर्सन वन पोल वाला और वन पर्सन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला हमने इशू देखा, आर्टिकल 356 देखा, हमने एंटी चीटिंग लॉ देखा, एंड देयर इज अनदर वन मैं भूल रहा हूं कौन सा, ओके सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो हमने इस सब चीजों को देखा। सो दिस इज व्हाट फरवरी के इंपॉर्टेंट सीएल केस। तो इंपॉर्टेंट सीएल केस का मतलब ये नहीं है कि दिस इज व्हाट जो हमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, दिस इज व्हाट आई थिंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं कि सर बाकी आपने 5 पढ़ा है, बल्कि मंथ तो 3 महीने का होता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी न्यूज़ेस आई, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ बोला है। यार बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज कैसे कवर होगी आप खुद सोचो। सो दैट्स द मेन रीजन जो कि आपको हमेशा पुश किया जाता है, जस्ट रीड दी न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली, रीड दी न्यूज़पेपर डेली। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ोगे ना, तो ये न्यूज ऑलरेडी हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में डिस्कस करी हुई है। आर्टिकल 356 हमने कितनी बार डिस्कस किया हुआ है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर नॉट ओनली कवर योर करंट अफेयर्स, इवन करंट लीगल नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, सो अगर आप ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो एनी डे आपको इन सब चीजों में बूस्टअप मिलेगा, आप सीएल के कवर करोगे। बाकी ये फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट करंट लीगल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग टॉपिक, विद सम एक्साइटिंग करंट लीगल नॉलेज टॉपिक्स एंड एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।